नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रज्ञा इंगले है। मैं एक मनोचिकित्सक हूँ। मैं वाशी महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम जानेंगे स्लीप डिसऑर्डर्स यानी नींद के विकारों के बारे में। नींद के विकारों को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है प्राइमरी स्लीप डिसऑर्डर, दूसरा है स्लीप डिसऑर्डर रिलेटेड टू अनदर मेंटल डिसऑर्डर यानी नींद के विकार जो बाकी मानसिक बीमारी की वजह से होते हैं, और तीसरा है अदर स्लीप डिसऑर्डर्स ड्यू टू जनरल मेडिकल कंडीशन और सब्सटेंस इंड्यूस्ड यानी बाकी के नींद के विकार जो जनरल मेडिकल कंडीशन यानी शारीरिक बीमारी की वजह से होते हैं या फिर सब्सटेंस इंड्यूस्ड यानी नशीली चीज़ों की वजह से होने वाले नींद के विकार। अभी हम देखेंगे प्राइमरी स्लीप डिसऑर्डर के बारे में। इसमें हमारी नींद लगने और जगने की कार्यप्रणाली असामान्य होती है। और प्राइमरी स्लीप डिसऑर्डर के 2 प्रकार होते हैं, डिसोम्निया और पैरासोम्निया। डिसोम्निया इस नींद के विकार में नींद के क्वांटिटी और क्वालिटी पे असर होता है। इसमें रात में नींद लगने में बहुत परेशानी होती है जो एक लक्षण है इंसोम्निया का, या फिर कभी बहुत ज़्यादा नींद आती है जिसे हम कहते हैं हाइपरसोम्नोलेंस। अभी हम प्राइमरी इंसोम्निया के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें नींद की शुरुआत होने में दिक्कत होती है या फिर नींद को अच्छे से मेंटेन नहीं रख पाते हैं, और अगर ये बाधा कम से कम 1 महीने तक चलती है तब हम उसे प्राइमरी इंसोम्निया कहते हैं। इस विकार में कोई शारीरिक या मानसिक दिक्कत नहीं होती है। इसमें नींद लगने में दिक्कत होती है, और अगर नींद लगती है तो व्यक्ति नींद से बार बार जाग जाते हैं। ये व्यक्ति हमेशा चिंतित रहते हैं कि मुझे अभी नींद आएगी या नहीं। वो जितना ज़्यादा सोने की कोशिश करते हैं उतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन व्यक्ति में दिखाई देती है। साइकोफिजियोलॉजिकल इंसोम्निया के बारे में अभी बात करते हैं। इसमें नींद की शुरुआत होने में बाधा होती है। व्यक्ति बताते हैं कि ये बहुत सालों से चल रहा है पर हमारी ज़िंदगी में कोई तनाव वाली चीज़ भी नहीं है। बहुत बार व्यक्ति में कंडीशनिंग दिखती है, यानी अगर उनका ही कमरा है या फिर उनका ही बेड है तभी उन्हें नींद आती है। अगर उन्हें दूसरे कमरे में सोने के लिए कहा जाए या फिर दूसरे बेड पे सोने के लिए कहा जाए तो उन्हें नींद नहीं आती है। इसीलिए इसे हम कंडीशन्ड इंसोम्निया भी कहते हैं। ये व्यक्ति दिन भर अच्छे रहते हैं, साथ ही साथ उनके काम अच्छे करते हैं, उनके संबंध संतुष्टि वाले रहते हैं, उनमें बाकी के भी फीचर्स रहते हैं। जैसे ये व्यक्ति दिन भर नींद को लेके चिंतित रहते हैं, रात में सोने की कोशिश करते हैं। जब वो सोने के लिए जाते हैं तब वो उनके दिमाग में एक ही विचार के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जब वो सोने के लिए जाते हैं तो उनका मसल टोन बढ़ता है, उनमें एंग्जाइटी दिखती है। जब वो अपने खुद के कमरे में या खुद के बेड पे सोते हैं तो वो अच्छे से सो पाते हैं। जब व्यक्ति नींद लगने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, जैसे टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, तो वैसे ही टीवी या मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं। अभी हम देखते हैं इडियोपैथिक इंसोम्निया क्या होता है। ये विकार जीवन में जल्दी शुरू होता है, बहुत बार जन्म से ही शुरू होता है और ये ज़िंदगी भर चलते रहता है। इसका कारण क्या है ये अब तक पता नहीं चला है, पर ब्रेनस्टेम में जो नींद के घटक होते हैं उनमें दिक्कत आने की वजह से नींद नहीं आती है, ऐसा कहा जाता है। अभी हम प्राइमरी हाइपरसोम्निया के बारे में जानकारी लेंगे। जब कोई कारण नहीं है कि हमें दिन भर सुस्ताना जैसे लगे, यानी कोई शारीरिक बीमारी नहीं है या फिर कोई दवाई भी नहीं चालू है, पर फिर भी दिन भर ऐसी सुस्ती रहती है, जब ऐसा 1 महीने तक चलता है तब हम उसे प्राइमरी हाइपरसोम्निया कहते हैं। कुछ लोग ज़्यादा सोते हैं जो सामान्य नींद लेते हैं उनकी तुलना में। उनके नींद की कालावधि लंबी होने के बावजूद उनके नींद की फिजियोलॉजी सामान्य रहती है, यानी उनके नींद में जो स्लीप साइकिल है, उनके जो स्टेजेस है वो नॉर्मल स्लीप साइकिल की तरह ही रहते हैं। इसमें फैमिली हिस्ट्री होती है। अगर घर के किसी एक सदस्य को ज़्यादा नींद लेने की शिकायत है तो घर के बाकी सदस्यों में भी ज़्यादा नींद लेने की संभावना बढ़ती है। अभी हम नार्कोलेप्सी के बारे में जानकारी लेंगे। ये एक कंडीशन है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रमाण में नींद आती है। इसमें स्लिप के अटैक्स आते हैं जिसमें ना रोकने वाले नींद के एपिसोड्स आते हैं। 10 से 20 मिनट की नींद पेशेंट ले ही लेता है, जिसके बाद पेशेंट को कुछ देर के लिए फ्रेश महसूस होता है।
ये नींद के एपिसोड्स किसी भी वक्त आ सकते हैं, जैसे खाना खाते वक्त, बात करते वक्त या गाड़ी चलाते वक्त। इसमें पेशेंट डायरेक्ट आरईएम स्लिप में चला जाता है। ये नींद खतरनाक होती है क्योंकि इसकी वजह से वाहन संबंधी दुर्घटना और औद्योगिक दुर्घटना हो सकती है। नार्कोलेप्सी 0.02 से 0.16% वयस्कों में दिखाई देती है और इसमें फैमिली हिस्ट्री भी पाई गई है। नार्कोलेप्सी कोई भी उम्र में होती है, पर ये ज़्यादातर किशोरावस्था या युवावस्था में शुरू होती है और ज़्यादातर 30 साल की उम्र के पहले शुरू होती है। नार्कोलेप्सी में स्लीप मैकेनिज्म असामान्य होती है। ये विकार एक तो धीरे धीरे बढ़ता है या फिर एक लेवल पे आके जिंदगी भर मेंटेन रहता है। इसमें सबसे सामान्य लक्षण है कि पेशेंट नींद लेना टाल नहीं सकता है, वो कैसे भी करके थोड़ी ना थोड़ी नींद ले ही लेता है। इसमें मसल टोन एकदम कम हो जाता है। ईईजी में आरईएम स्लिप के वेव्स आते हैं। दूसरा लक्षण है कि हिप्नैगॉगिक और हिप्नैपॉम्पिक हेलुसिनेशंस होते हैं। ये एक तो विजुअल होते हैं या ऑडिटरी होते हैं। हिप्नैगॉगिक हेलुसिनेशंस यानी जैसे ही हमें नींद लगती है, हमें कुछ सुनाई देने वाले या दिखाई देने वाले हेलुसिनेशंस होते हैं। और हिप्नैपॉम्पिक हेलुसिनेशंस यानी जब हम नींद से उठते हैं तब हमें कुछ सुनाई देने वाले या दिखाई देने वाले हेलुसिनेशंस होते हैं। पेशेंट कुछ देर के लिए डर जाते हैं और फिर बाद में कुछ 1-2 मिनट के बाद सामान्य हो जाते हैं और वो सतर्क हो जाते हैं कि वस्तुस्थिति में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसमें दूसरा असामान्य लक्षण है कि इसमें स्लीप पैरालिसिस होता है और ये ज़्यादातर जब व्यक्ति सुबह नींद में से उठते हैं ये तब होता है। इस एपिसोड के दौरान व्यक्ति करीब पूरी तरह से जगे हुए रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, पर वो अपनी मसल की मूवमेंट करने में असमर्थ रहते हैं। अगर ये लक्षण कुछ सेकंडों से भी ज़्यादा रहता है तो वो पेशेंट के लिए बहुत असुविधाजनक होता है। नार्कोलेप्सी वाले पेशेंट रात में जल्दी सोते हैं पर उनकी नींद टुकड़ों में होती है। और नींद संबंधी विकारों के बारे में जानकारी हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को लेके हम आपके सामने आते रहेंगे। बस आपको इतना करना है, हमारे वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।